अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। तो एक बार फिर से जो पहला प्रश्न है उसका मौखिक पार्ट है कि वेनका कौन था और वह क्या करता था। तो वेनका एक 9 साल का अनाथ बालक था और वो क्या करता था, एक मोची के यहाँ काम करता था। तो आइए अब हम प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा हो गया प्रश्न अभ्यास। प्रश्न अभ्यास में पहला जो है, पहला का हम मौखिक पार्ट को देखते हैं। तो मौखिक में हमारा पहला प्रश्न हो गया कि वेनका कौन था और वह क्या करता था। तो ये सबसे पहले ही लिखा हुआ है कि वेनका जो है एक 9 वर्षीय बालक था। वेनका एक 9 वर्ष का अनाथ बालक था जो एक मोची के यहाँ काम करता था। अब हम बढ़ते हैं ख प्रश्न की ओर। वेनका किसे चिट्ठी लिखने बैठा था। तो वेनका अपने दादाजी को चिट्ठी लिखने बैठा था। तो हमारा ख का जवाब क्या हो गया, वेनका अपने दादा कांटेस्टाइन को पत्र लिखने बैठा था। अब हम बढ़ते हैं ग प्रश्न की ओर। ग प्रश्न क्या पूछ रहा है, जूतों के बिना वेनका को किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो जब वो पत्र लिख रहा था तो वो बता रहा था अपने दादाजी को कि मेरे पास जूते नहीं हैं और जूते के बिना बर्फ़ पे चलने में अत्यंत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या हम लिखेंगे कि जूतों के बिना उसे बर्फ पर चलने में कठिनाई होती थी। हम आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न जो घ है, पत्र लिखकर वेनका ने क्या किया। तो पत्र लिखकर वेनका ने उसको कहाँ डालाया, लाल डिब्बे में डाल दिया। घ में क्या है, पत्र लिखकर वेनका ने उसे लिफाफे में बंद कर पत्र पेटी में डाल दिया। क्या किया उसने, सबसे पहले उसको लिफाफे में डाला और लिफाफा ले जाके कहाँ डाल दिया, लेटर बॉक्स में, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, पत्र पेटी। अगला जो सवाल है पांचवा यानी अंगा, ओल्गा कौन थी, उसने वेनका के लिए क्या क्या किया था। तो ओल्गा जो थी, जहाँ उसका दादा चौकीदारी करता था उसके मालिक की बेटी थी। ओल्गा वेनका के दादा के मालिक की
बेटी थी और उसने ओल्गा को, माफ़ कीजिएगा, उसने वेनका को, उसने वेनका को पढ़ना लिखना सिखाया था। अंगा के बाद क्या आता है? च, जो छठा सवाल है, घर आकर वेनका ने क्या किया, उसने क्या सपना देखा। तो घर आकर सबसे पहले तो वह गहरी नींद में सो गया। घर आकर वेनका गहरी नींद में सो गया। अब अगला सवाल क्या है कि उसने क्या सपना देखा। तो उसने सपना देखा, उसने सपना देखा कि चिमनी के पास खड़े उसके दादा चिमनी के पास खड़े उसके दादा अपनी उम्र के बूढ़ों को अपनी उम्र के बूढ़ों को उसकी चिट्ठी पढ़कर सुना रहे हैं। ये हो गया हमारा जो मौखिक प्रश्न थे उनके उत्तर। अब हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्न की ओर। तो ये मौखिक प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब हम आगे चलते हैं लिखित प्रश्नों के ओर। तो हमारा हो गया लिखित। इसमें पहला सवाल यह है कि 9 वर्षीय बालक वेनुका जुको दिन भर काम करने के बाद क्या कर रहा था। और इसका दूसरा पार्ट यह है इस सवाल का कि गिरजाघर में प्रार्थना सुनने कौन कौन जा रहे थे। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे कि दिन भर काम करने के बाद बालक वेनका जुको इंतजार कर रहा था। और चर्च जाने के लिए उसका के मालिक उसके मालिक और मालकिन गिरजाघर में प्रार्थना सुनने के लिए जा रहे थे। गिरजाघर में प्रार्थना सुनने के लिए जा रहे थे।
ये हो गया हमारा लिखित का जवाब पहला। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न दूसरे की ओर। मालिक के जाते ही वेनका ने क्या किया? तो मालिक के जाते ही वेनका ने क्या किया था? अलमारी खोला था और अलमारी से स्याही, दवात, नीब, पेन, कलम, होल्डर सब निकाल करके और पत्र लिखने बैठ गया था। तो मालिक के जाते ही वेनका ने अलमारी से स्याही की दवात, घिसी नीब वाला होल्डर, घिसी नीब वाला होल्डर निकाला और कागज़ को ज़मीन पर फैलाकर लिखने बैठ गया। ना और कागज़ को ज़मीन पर फैलाकर पत्र लिखने बैठ गया। तो क्या किया वेनका जो कौन है? मालिक जैसे ही गया, अलमारी से स्याही की दवात निकाली, घिसी नींबू वाला होल्डर निकाला और कागज़ को ज़मीन पे फैला करके उस पर पत्र लिखने बैठ गया। अब हम बढ़ते हैं अपने ग प्रश्न की ओर। ग प्रश्न क्या है? कॉन्स्टेंटाइन कौन था? उसकी वेशभूषा और स्वभाव के बारे में आप क्या जानते हैं? तो कॉन्स्टेंटाइन क्या था? उसका दादा था। क्या नहीं था? कौन था? तो हम ग प्रश्न का उत्तर देते हैं। कॉन्स्टेंटाइन वेनका का दादा था। अब इसका जो अगला भाग है प्रश्न का, वो क्या पूछता है कि उसके स्वभाव और वेशभूषा के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उसका स्वभाव जो है वो हंसमुख था और वेशभूषा उसकी कैसी थी? छोटा सा दुबला पतला 65 साल का वृद्ध था। वह छोटा सा दुबला पतला 65 वर्ष का वृद्ध था। वृद्ध यानी कि 65 वर्ष का बूढ़ा था, जो क्या पहनता था? भेड़ की खाल का लंबा कोट पहनकर चौकीदारी करता था। जो भेड़ की खाल का लंबा कोट पहन के एक खाल का लंबा कोट पहनकर चौकीदारी करता था। ये हो गया उसका वेशभूषा। वेशभूषा यानी कि वो पहनता क्या था, दिखता कैसा था। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे कि उसका स्वभाव कैसा था। तो वो अत्यंत मुस्तैद था। वह हंसमुख अत्यंत मुस्तैद कार्य में निमग्न व
कर्मनिष्ठ आदमी था। हंसमुख का अर्थ खुद हंसता था, लोगों को हंसाता था। अत्यंत मुस्तैद यानी अत्यंत मुस्तैद, और कार्य निमग्न का मतलब कि हमेशा काम में मन लगाता था और बहुत ही मुस्तैदी से अपना काम करता था। साथ ही साथ कार्यनिष्ठ भी था, यानी कि हमेशा मन लगा करके मेहनत के साथ अपना कार्य किया करता था, काम किया करता था। अब हम बढ़ते हैं आज के अपने चौथे सवाल की ओर। चौथा प्रश्न क्या है, जो घ है, ऐसे कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से वेनका दादाजी को उसे अपने साथ गांव ले जाने के लिए कह रहा था। तो घ में तो वो कारण बताने हैं। सबसे पहला कारण क्या है, उसे यानी वेनका को खाने की कमी थी, यानी शाम को केवल थोड़ी सी रोटी मिलती थी। वह अच्छे से सो नहीं पाता था। इसके बाद पूरा दिन काम भी करता था। इसके बाद पूरा दिन काम भी करता था। उसके पास जूते नहीं थे। अपनी माँ को याद करता था। शहर के लोग उसे पसंद नहीं थे। और क्या क्या उसे पसंद नहीं था, वायलिन नहीं बजा पाता था, गांव की तरह खेल नहीं पाता था, यानी गांव को याद करता था। और अपने गांव को याद करता था। इन्हीं कारणों के वजह से वो अपने दादाजी को अपने साथ गांव ले जाने के लिए कह रहा था। इन्हीं कारणों से वो अपने दादा जी के साथ या दादाजी को गांव ले जाने के लिए कह रहा था। से वो अपने दादाजी को साथ गांव ले जाने को कह रहा था। ये हो गया हमारे घ का जवाब कि उसको क्या क्या कमी थी। खाने की कमी थी, रोटियां नहीं मिलती थी, शाम को थोड़ी सी रोटी मिलती थी, मालिक के बेटे की वजह से वो सो नहीं पाता था, पूरा दिन काम करता था, उसके पास जूते तक नहीं थे, लोग शहर के उसे पसंद नहीं थे, शहर उसे पसंद नहीं आ रहा था, उसकी माँ को याद करता था, जब दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे तो स्कूल जाना चाहता था, बाकी अपनी गांव को याद करता था क्योंकि गांव की तरह यहाँ छूट नहीं थी, यहाँ बच्चे वायलिन लेके नहीं घूमते थे, यहाँ बच्चे खेलते नहीं थे बाहर, तो इन सभी चीज़ों को मिस कर रहा था। इसलिए वो अपने दादाजी को कह रहा था कि मुझे गांव ले चलिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है पांचवा अंग, कि अपने पत्र में वेनका ने मॉस्को शहर के बारे में क्या क्या बताया। तो हम अगले प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। उसने मॉस्को शहर के बारे में यही बताया था कि ये बड़ा शहर है, यहाँ पर बड़े बड़े घर हैं, पर लोगों के अंदर सौम्यता नहीं है या सभ्यता नहीं है। तो हम लिखते हैं, वेनका ने पत्र में बताया। इसका जवाब कैसे शुरू करेंगे, अंग
वेनका ने पत्र में बताया कि मॉस्को एक बड़ा शहर है। मॉस्को बड़ा शहर है, यहाँ सब प्रतिष्ठित लोगों के घर हैं। फिर भी सब सज्जन और सौम्य नहीं हैं। फिर भी सब सज्जन और सौम्य नहीं हैं। यहाँ बहुत घोड़े हैं और शायद एक भी भेड़ नहीं है। और शायद एक भी भेड़ नहीं है। और क्या बताया? यहाँ पर किसी को भी समूह में गाने की आज्ञा नहीं है। यहाँ किसी को भी समूह में गाने की आज्ञा नहीं है। यहाँ बच्चे वायलिन लेके सड़कों पे नहीं दौड़ते हैं। यहाँ बच्चे वायलिन लेके दिन भर नहीं घूमते। तो ये वेनका ने अपने पत्र में मॉस्को शहर के बारे में बताया कि मॉस्को बड़ा शहर है, यहाँ सभी प्रतिष्ठित लोग हैं, यानी बड़े लोग, नामी गिरामी लोग रहते हैं, लेकिन सज्जनता और सौम्यता नहीं है। यहाँ बहुत सारे घोड़े हैं, शायद एक भी भेड़ नहीं है, लेकिन यहाँ किसी को भी समूह में गाने की आज़ादी नहीं है, इजाज़त नहीं है, बहुत रूल रेगुलेशन है। यहाँ बच्चे वायलिन लेकर दिन भर घूमते भी नहीं हैं। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने लिखित के आखिरी सवाल की ओर, जो च है। वेनका अपने दादाजी के साथ क्रिसमस पेड़ लाने कहाँ जाता था, तब वहाँ क्या क्या होता था? तो ये हमने पढ़ा कि वेनका जो है कहाँ जाया करता था? जंगल में जाया करता था अपने दादाजी के साथ पेड़ लाने। और वहाँ पर क्या क्या होता था? वहाँ पर जो है वो लोग खूब हंसी मजाक किया करते थे, मस्ती किया करते थे। ये खरगोश के पीछे भागता था, गिर जाता था, दादाजी उठा के हंसते थे। तो इसके बारे में हम लिखते हैं कि वेनका दादाजी के साथ पेड़ लाने जंगल जाया करता था। वहाँ दोनों खूब हंसते व मस्ती करते थे। वेनका बर्फ पर लुढ़क जाता तो कभी दादा उसे खरगोश पकड़ने को कहते। वो फिर लुढ़क जाता
दादा हंसकर उसे गोद में उठा लेते। तो ये जो है वेनका के साथ जब वो अपने दादाजी के साथ जाया करता था जंगल में, तो ये चीज़ें हुआ करती थी कि चलते चलते कभी लुढ़क जाता, कभी खरगोश पकड़ने के लिए कहा जाता, वो लुढ़क जाता, और इस हंसी मस्ती में उनका समय व्यतीत होता था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो ये कह रहा कि नीचे लिखे कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का क्या अर्थ होता है? अर्थ स्पष्ट करना। जिसमें है दादाजी मॉस्को बड़ा शहर है, यहाँ सब प्रतिष्ठित लोगों का घर है, फिर भी सब सज्जन व सौम्य नहीं है। यहाँ बहुत घोड़े हैं और शायद एक भी भेड़ नहीं है। इस कथन का आशय क्या है कि जो वेनका है वो अपने दादाजी को मॉस्को शहर के बारे में बता रहा है। क्या बता रहा है? मॉस्को शहर कैसा है, दिखने में कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो ये हमने पाठ पढ़ते हुए इसका आशय जाना था, तो बस आशय में वही लिखना होता है। अगला जो प्रश्न है वो है, काश मेरी भी माँ होती जो मुझे स्कूल जाते हुए देखती तो मेरी भी काया पलट हो जाती। ये भी हमने पाठ पढ़ते हुए इसका भी विश्लेषण किया था कि वो अपनी माँ को मिस कर रहा है। मिस कर रहा है का मतलब याद कर रहा है, और याद करते हुए क्या कह रहा है कि अगर मेरी भी माँ भी ज़िंदा होती तो भी मुझे स्कूल लेकर के जाती या स्कूल भेजती और पीछे से देखती, तो मेरा जो जीवन है वो इतना कष्टदायी नहीं होता, बल्कि मैं भी पढ़ रहा होता, मेरे भी मज़े होते ज़िंदगी में। तो आशय में हम यही विश्लेषण लिखेंगे, यही विस्तार, यही एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। अगला है बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि MCQ। वेनका के मालिक का नाम क्या था? अलियाखिन। वेनका के लिए उसके सब कुछ कौन थे? उसके दादाजी। मॉस्को के बच्चे क्या लेकर दिन भर नहीं घूमते? वायलिन। वेनका ने पत्र लिखकर दादाजी को क्या लाकर उसके हरे बक्से में रख देने के लिए कहा? सुनहरा अखरोट। माँ के मरने के बाद वेनका को अलियाखिन के पास मॉस्को किसने भेजा था? उसके दादाजी ने। इसके बाद हमारा जो व्याकरण का पहला प्रश्न है वो कहता है कि पाठ से 5 तत्सम शब्द और 5 विदेशज शब्द ढूंढ करके लिखिए। तो सबसे पहले ये तत्सम शब्द होता क्या है? तो तत्सम शब्द जो है वो हम उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और वो अब सीधे सीधे हिंदी में इस्तेमाल किए जाने लगे हैं। तो हम पहला क्या है हमारा? तत्सम शब्द, और दूसरा क्या है? विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द किसे कहते हैं? वो शब्द जो हिंदी के नहीं है, किसी और देश के, किसी और भाषा से आए हैं और वो सीधे सीधे अब हिंदी में इस्तेमाल किए जाने लगे हैं, उन्हें हम विदेशज शब्द के नाम से जानते हैं। तो इस पाठ में कुछ तत्सम शब्द इस्तेमाल हुए हैं और कुछ विदेशज शब्द भी इस्तेमाल हुए हैं। तो तत्सम वो 5 शब्द हम अगर चुनना हो तो कौन सा चुनेंगे? जैसे मान लेते हैं प्रकृति। प्रकृति शब्द जो है यह एक तत्सम शब्द है। इसके बाद प्रतिष्ठित, पत्र, प्रार्थना। प्रतिष्ठित, पत्र, प्रार्थना, 4 हो गए। इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं कर्मनिष्ठ। इसके अलावा और भी शब्द हैं जो इस्तेमाल हुए हैं, जैसे कार्य, एक कार्य हो गया, फिर सौम्यता हो गया, सौम्य हो गया। तो ये सारे शब्द जो हैं वो संस्कृत के शब्द थे और सीधे सीधे हिंदी में आ गए हैं। तो ये हो गए हमारे तत्सम शब्द। अब हम बढ़ते हैं विदेशज शब्द की तरफ। विदेशज शब्द कौन कौन से इस्तेमाल हुए हैं इस पाठ में? जैसे क्रिसमस। इसके बाद और क्या हुआ है? स्कूल। और कौन सा इस्तेमाल हुआ है? होल्डर, वायलिन। वायलिन, शोरबा। ये हो गए हमारे 5 शब्द। इसके अलावा जैसे पेपर शब्द है, ये भी अंग्रेजी का शब्द है जो हिंदी में इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, बॉक्स में दिए गए शब्द युग्मों को उचित स्थान पे लिखिए। तो शब्द युग्म जो है इसमें 4 तरीके के लिखे हुए हैं। कौन कौन से शब्द युग्म? पहला है पुनरुक्त शब्द युग्म। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, जो हमारा व्याकरण का प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में हमें क्या क्या फाइंड करना है? पहला पुनरुक्त, दूसरा
समानार्थी, तीसरा विलोमार्थी और चौथा सार्थक व निरर्थक शब्दों से बना शब्द युग्म। शब्द युग्म, शब्द युग्म, और इसमें भी हम लिख लेते हैं शब्द युग्म। ठीक है, अब हम इसमें शब्दों को भर देते हैं जो पाठ में उपयोग हुए हैं। तो पुनरुक्त शब्द उसमें कहते हैं जब एक ही शब्द को दो बार लिखा जाए। तो पुनरुक्त शब्द में क्या आ सकता है इसमें, जैसे जो पल पल है, पल पल जो होगा वो कौन सा होगा, पुनरुक्त शब्द युग्म, पल पल। अगला हमारा शब्द क्या है, दुबला पतला। दुबला और पतला एक दूसरे के अपोजिट शब्द हैं, तो वो कहाँ आएंगे, विलोमार्थी में। दुबला पतला। अगला शब्द क्या है, सुबह सुबह। सुबह सुबह एक बार फिर से इसमें आ जाएगा, सुबह सुबह। अगला शब्द है सुबह शाम, एक बार फिर से विलोमार्थी हो गया। अगला है टमटम, टमटम, बार बार। इसमें आ जाएगा पढ़ना लिखना। इसके बाद और क्या आएगा, पानी वानी। पानी वानी जो है वो सार्थक निरर्थक में आएगा, क्योंकि पानी शब्द है, वानी नाम का कोई शब्द नहीं है, ये एक निरर्थक शब्द है। उसके बाद चाल चलन। चाल चलन समानार्थी में आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही शब्दों का मीनिंग एक होता है। तो चाल चलन। अगला हमारा शब्द है रोटी बोटी, नौकर चाकर, वो इसमें आएगा, रोटी बोटी, नौकर चाकर। अगला शब्द है हमारा भाग दौड़। भाग दौड़ किस में आएगा, समानार्थी में, क्योंकि भागना दौड़ना दोनों एक ही क्रिया मानी जाती है। तो भाग दौड़। और हमारा अंतिम शब्द है जूते बूते। जूते बूते आ जाएगा इसमें, जूते बूते। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन शब्दों को लिंग बदलकर उन्हें दोबारा लिखिए। तो पहला शब्द क्या है, मेरी मालकिन अपने लाडले के लिए चित्रों वाली किताबें लाई हैं। तो इसको बदल के क्या लिखेंगे, मेरा मालिक अपने लाडले के लिए चित्रों वाला किताब लाया है, क्योंकि मालकिन का जो लिंग बदल देंगे तो वो मालिक हो जाएगा। उसके बाद, यदि मेरी माँ होती जो मुझे स्कूल जाते हुए देखती तो मेरी भी काया पलट हो जाती। माँ का पुल्लिंग क्या होगा, पिताजी। यदि मेरे पिताजी होते तो मुझे स्कूल जाते हुए देखते तो मेरी भी काया पलट हो जाती। अगला शब्द आता है, मेरे प्यारे दादाजी मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हैं। दादाजी का स्त्रीलिंग दादी जी। मेरी प्यारी दादी जी मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हैं। उसकी पत्नी गिरजाघर में प्रार्थना सुनने जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसका पति गिरजाघर में प्रार्थना सुनने जाने के लिए तैयार हो रहा था। छोटा सा दुबला पतला 65 साल का वृद्ध, छोटी सी दुबले पतली 65 साल की वृद्धा। वृद्ध का जो स्त्रीलिंग है वृद्धा। अगला चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। चिट्ठियाँ एक वचन कर दीजिए चिट्ठी, मिठाइयाँ एक वचन मिठाई, औरतें एक वचन औरत, खिड़की का बहुवचन खिड़कियाँ, दरवाज़ा का बहुवचन दरवाजे, किताब का बहुवचन किताबें, बस्ता का बहुवचन बस्ते, फुहार का बहुवचन फुहारें। उसी प्रकार बॉक्स में दिए गए क्रिया शब्दों को पूर्वकालिक क्रिया में बदलकर रिक्त स्थानों को भरिए। तो जो क है वो क्या है, कागज़ को ज़मीन पर खाली स्थान लिखने बैठ गया। तो कागज़ को ज़मीन पर फैलाना शब्द को कैसे बनाएंगे, फैलाकर ज़मीन पे बैठ गया। पहला अक्षर
खाली स्थान से पहले उसने दरवाजे की ओर देखा। लिखना शब्द ले आइए और क्या बनेगा, लिखना का क्या बन जाएगा, पहला अक्षर लिखने से पहले। उसी प्रकार वह अपने घर से दूर खाली स्थान नौकरी करता था। यहाँ पे आएगा रहना शब्द, तो वह अपने घर से दूर रहना का क्या बनाएंगे, रहकर। वह अपने घर से दूर रहकर नौकरी करता था। बच्चे सुबह बसते खाली स्थान स्कूल जाते हैं। यहाँ पे लटकाना शब्द आएगा, क्या बनेगा, बच्चे सुबह बसते लटका कर स्कूल जाते हैं। दादाजी उसकी चिट्ठी खाली स्थान सुना रहे थे। यहाँ पे आएगा पढ़ना, क्या बनेगा, दादाजी उसकी चिट्ठी पढ़कर सुना रहे थे। तो ये जो होता है क्रिया के मूल शब्द होते हैं और वाक्य में उनका उपयोग करते समय हम उनको थोड़ा बदलते हैं। तो यह पाठ भी आज समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे नए पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।